इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग की पूरी टीम हुक और जिया को इंसाफ दिलाने के लिए नाइन्थ प्रिंसेस की टीम के साथ भिड़ जाते हैं। ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रही होती है और नाकामी क्लैन का लीडर छुप कर इन्हें देख रहा होता है। इन दोनों टीम्स की इस फाइट में हम देखते हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस की टीम इन लोगों पर भारी पड़ रही होती है। टाई नानी टीम लीडर ग्विस के साथ फाइट कर रहा होता है और इन दोनों की फाइट से हमें पता चल जाता है कि ये दोनों सेम लेवल की पावर रखते हैं। ये दोनों आपस में अपने अटैक्स टकराते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान टाई नानी ग्विस से कहता है, मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर तेजी से एक और स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्विस काफी ज्यादा पीछे हट जाता है और फिर वो खुद को संभालते हुए वहां से बचकर भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो तभी अचानक से फिर से पीछे मुड़ते हुए टाई नानी पर अटैक करने लगता है। इन दोनों की ये फाइट काफी ज्यादा तेजी के साथ हो रही थी, लेकिन ग्विस टाई नानी पर भारी पड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वॉरियर लीशान और लीडर होंग इन टीम मेंबर्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाइन्थ प्रिंसेस की ये टीम काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से लीडर होंग और वॉरियर लीशान के लिए इन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा होता। और वहीं लुओ फेंग ये लोग उसके ऊपर भी भारी पड़ रहे थे। ओगियो अपने स्पेयर को यूज करते हुए बड़ी आसानी से इनके टीम के दो मेंबर्स के साथ फाइट कर रहा था। तभी वहां पर लुओ फेंग आ जाता है और वो अपने 1000 फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए कॉन्ड्रिल अटैक बनाता है और इसे इन दोनों टीम मेंबर्स के ऊपर हमला करता है। वो दोनों टीम मेंबर्स शील्ड बनाते हुए फेंग के इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो कहते हैं, तुम्हारे इस अटैक की पेनिट्रेशन पावर तो स्ट्रॉन्ग है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा लेवल काफी लो है। ये कहते हुए वो बड़ी आसानी से लुओ फेंग के इस अटैक को बेकार कर देते हैं और फिर इसके बाद वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो दोनों लुओ फेंग और ओगियो को साइड से घेरते हुए उनके ऊपर हमला करते हैं। इन दोनों के लिए इस अटैक को डॉज कर पाना मुश्किल हो गया था। ये देखते हुए लीडर होंग अपनी डोमेन को यूज करते हैं और इन दोनों की जान को बचा लेते हैं। अब वो दोनों टीम मेंबर्स जिन्होंने लुओ फेंग और ओगियो पर हमला किया था, वो लीडर होंग की डोमेन में फंस चुके थे और वो वहां पर हिल नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए लुओ फेंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए उन दोनों को डोमेन में ही मारने की कोशिश करता है, पर वो दोनों फेंग के इस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने सामने शील्ड बना लेते हैं। ये देखकर फेंग ओगियो से कहता है, ओगियो भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो जल्दी से स्मॉल फ्लाइंग नाइफ के अंदर अपनी बहुत सारी एनर्जी डाल देता है, जिसकी वजह से ये स्मॉल फ्लाइंग नाइफ बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन लोगों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। नाकामी क्लैन का लीडर दूर से इन लोगों को ये करता हुआ देख रहा होता है। वो इसे देखकर कहता है, तुम लोग दोबारा से वही टेक्निक को यूज कर रहे हो। अब मैं समझ गया कि तुम्हारी ये ट्रिक किस तरह काम करती है। तुम लोग पहले ओपोनेंट को अपनी ट्रिक्स में फंसाकर उसे ऑफ गार्ड कर देते हो, फिर उस पर हमला करके उसे जान से मारते हो, पर इस बार मैं तुम्हारी इस ट्रिक को कामयाब नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग का ये स्मॉल फ्लाइंग नाइफ बहुत ही आसानी से लीडर होंग की डोमेन में जाते हुए इन दोनों वॉरियर्स की शील्ड को तोड़ देता है और उन्हें जान से मारने ही वाला होता है कि तभी नाकामी क्लैन का लीडर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए इनके इस अटैक की डायरेक्शन चेंज कर देता है, जिस वजह से इनका ये अटैक फेल हो गया था। अपने अटैक को फेल हुआ देखकर लुओ फेंग और ओगियो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओगियो, मेरा अटैक मिस हो गया। लुओ फेंग सोचता है, जिस तरह से हमारा ये अटैक मिस हुआ है ये काफी अनयूजुअल है। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है जो कि चुप पर हम पर नजर रख रहा है और हमारी ट्रिक्स को फेल कर रहा है। फेंग अभी ये सोच रहा होता है कि तभी वो दूसरी टीम वाले इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ओगियो और लुओ फेंग इनके साथ फाइट कर रहे होते हैं और साथ ही साथ लुओ फेंग उस ओपोनेंट को पकड़ने की भी कोशिश कर रहा होता है जो कि चुप कर इन पर नजर रख रहा है। पर तभी वो ओगियो से कहता है, पहले हमें ओपोनेंट को फेस करने पर फोकस करना होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन है, क्योंकि वो अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स ग्रुप अटैक्स में स्किल्ड होते हैं, तो वो अभी के लिए हमें हर्ट नहीं कर पाएगा। टाई नानी ग्विस के साथ फाइट कर रहा होता है और इन दोनों के दरमियान ये फाइट काफी अच्छी हो रही होती है कि तभी अचानक से टाई नानी यहाँ पर वीक पड़ने लगता है। ये देखकर ग्विस इस बात का फायदा उठाते हुए टाई नानी को एक जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे गिरने लगता है। ये देखकर ग्विस जल्दी से लुओ फेंग को ढूंढता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर ओगियो कहता है, बुरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग भी फाइट में वीक पड़ रहा होता है और वो वॉरियर लुओ फेंग को भी एक जोरदार हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल देता है। इससे पहले कि फेंग खुद को संभाल पाता, दूसरी तरफ से ग्विस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ग्विस लुओ फेंग पर हमला करते हुए कहता है, तो वो तुम ही हो जो इन लोगों को ऑर्डर दे रहे हो। अब इससे पहले कि ग्विस लुओ फेंग पर हमला करके उसे इंजर्ड कर पाता, तभी दूसरी तरफ से ओगियो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपने स्पेयर को उस पर थ्रो करता है, जिसकी वजह से वो लुओ फेंग पर अटैक नहीं कर पाता। ग्विस जल्दी से ओगियो के हमले को डॉज करता है और फिर से लुओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस बीच लुओ फेंग को टाइम मिल गया था और वो जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को अपने सामने कर लेता है और ग्विस के हमले से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्विस का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो फेंग की हेवनली फॉरबिडन शटर और लुओ फेंग को पीछे की तरफ धकेलता जा रहा था। ये देखकर लुओ फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स का यूज करता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को रिलीज करने की वजह से हम देखते हैं कि ग्विस और उसके जितने भी टीम मेंबर्स और लुओ फेंग की जितनी भी टीम थी वो आपस में फाइट कर रही थी, लेकिन इसकी ऑरा की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो सभी दूर धकेले जाते हैं और साथ ही इसकी वजह से आसपास की चट्टानें भी टूट रही होती हैं। दूसरी टीम के वॉरियर्स और लुओ फेंग की टीम के लोग खुद को संभाल लेते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर्स को अनलीश करने के बावजूद भी ग्विस का हमला लुओ फेंग के ऊपर कंटिन्यू होता है और साथ ही वो फेंग से कहता है, तुम्हारे गार्ड्स के पास हमसे फाइट करने की एबिलिटी है,
लेकिन इस टीम की वीकनेस तुम हो। अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो फिर ये टीम भी आसानी से खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए वो अपने अटैक की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लुओ फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्लैश अटैक होता है और वो चट्टान को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। ये देखकर ओगियो, टाइनानी, लीडर होंग और वॉरियर ली शान चारों ही हैरान हो जाते हैं। गुइस इसके बावजूद भी नहीं रुकता और वो लुओ फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर लीडर होंग और वॉरियर ली शान जल्दी से उसका पीछा करने लगते हैं, लुओ फेंग को बचाने के लिए जाने लगते हैं। इसलिए वो दोनों मिलकर गुइस के साथ फाइट करने लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लीडर होंग और वॉरियर ली शान के लिए भी गुइस के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा था और यहाँ पर वो इसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लुओ फेंग गिरते पड़ते हुए चट्टानों को तोड़ते हुए जा रहा था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और एक चट्टान का सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है। अभी उसने खुद को संभाला ही था कि तभी गुइस भी उस पर हमला कर देता है। वो बड़ी मुश्किल के साथ उसके इस हमले को डॉज करता है और फिर से इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच गुइस अपनी स्वॉर्ड के साथ लुओ फेंग के सर को निशाना बनाता है और उसका ये अटैक लुओ फेंग को लगने ही वाला होता है कि तभी वॉरियर ली शान अपनी डोमेन को यूज करते हुए दोबारा से यहाँ पर गुइस और लुओ फेंग दोनों को ही फ्रीज कर देते हैं और फिर वो फेंग को अपनी डोमेन में मूव करने देते हैं, जिसकी वजह से फेंग उसके अटैक को डॉज करते हुए वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन गुइस इसके बावजूद भी नहीं रुकता, वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लीडर होंग कहते हैं मेरी डोमेन उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। थर्ड ब्रदर, आप जरा केयरफुल रहें। लुओ फेंग डोमेन से थोड़ा पीछे आ जाता है और अपना एक अटैक रेडी करने लगता है। फेंग अपने 1000 फ्लाइंग नाइफ्स को रेडी करता है उस पर हमला करने के लिए। जैसे ही गुइस लीडर होंग की डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकलता है तो फेंग उस पर अपने 1000 फ्लाइंग नाइफ से हमला कर देता है। फेंग का एक फ्लाइंग नाइफ गुइस के सर को फोड़ने ही वाला होता है कि तभी गुइस अपने आर्मर को वेयर कर लेता है, जिसकी वजह से फेंग का ये फ्लाइंग नाइफ उसे हिट नहीं कर पाता और उसके सभी फ्लाइंग नाइफ उसके आर्मर को हिट करने लगते हैं। ये देखकर गुइस कहता है तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन ट्रिक्स से मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी ये टेक्निक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ फेंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को खत्म कर देता है और फिर तेजी से फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर फेंग भी हैरान हो गया था, लेकिन तभी वो कहता है यस, मैं तुम्हारी अटेंशन हासिल करने में कामयाब हो गया। उसकी ये बात सुनकर तो गुइस भी सोच में पड़ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग नीचे की तरफ गिरते हुए अपने क्लाउड रमिंग वाइंस को यूज करते हुए गुइस के पैर को पकड़ लेता है और फिर उसे खींचते हुए थंडरस्टॉर्म के अंदर गिरने लगता है। ये देखकर गुइस के टीम मेंबर्स और लुओ फेंग के टीम मेंबर्स दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। थंडरस्टॉर्म में गिरते हुए गुइस लुओ फेंग से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम मुझे अपने साथ इस थंडरस्टॉर्म में गिरा सकते हो? ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड से फेंग की क्लाउड रमिंग वाइंस को काट देता है, जिसकी वजह से सिर्फ लुओ फेंग ही उस थंडरस्टॉर्म में गिरता है, जबकि गुइस दोबारा से ऊपर आसमान में चला जाता है और वो उससे कहता है इस थंडरस्टॉर्म की विंड स्पीड बहुत ही ज्यादा है और ये एक स्टार लेवल के डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अब बस देखो कि कैसे ये थंडरस्टॉर्म तुम्हें टुकड़ों में काट के रख देता है। लुओ फेंग उस थंडरस्टॉर्म में गिरते जा रहा होता है और उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि मैं इससे कैसे बचूं, इसलिए वो जल्दी से अपने सिल्वर गैलेक्सी गार्ड को बाहर निकाल लेता है। वो दोनों सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स फेंग के आसपास एक बॉल के आकार की शील्ड बना लेते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। फेंग उस बॉल के अंदर खुद को संभालते हुए कहता है सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स की प्रोटेक्शन के होते हुए ये थंडरस्टॉर्म मुझे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए इस बॉल को थंडरस्टॉर्म से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहता है। फेंग अपनी पूरी पावर लगा देता है इस थंडरस्टॉर्म से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उसकी ये पावर काफी नहीं होती। तभी वो बाता भी वहां पर आ जाती है और कहती है डेंजरस डेंजरस डेंजरस, यहाँ की विंड स्पीड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो यहाँ पर फंस के रह जाओगे और इस ठंडर वैली में अपनी मौत का इंतजार करोगे। वो बाता यहाँ पर उसके लिए परेशान हो रही होती है, जबकि लुओ फेंग सोचता है यहाँ की ये तेज हवाएं सिर्फ वैली के अंदर ही चलती हैं और ये तेज हवाएं फेंगजियाओ स्टोन्स को नॉर्थर्न माउंटेन्स में लेकर जाती हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना मैं इन तेज हवाओं की पावर को इस्तेमाल करूं? वहां वापस जाने से बेहतर है कि मैं विंड की डायरेक्शन को फॉलो करूं और फ्लो के साथ आगे बढ़ता जाऊं। ये कहते हुए फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने से रुक जाता है और इन तेज हवाओं के साथ ही फ्लो करने लगता है। सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीडर होंग, वॉरियर ली शान, टाइनानी, ओगियो और जिया को, जिन्हें नाइन्थ प्रिंसेस की टीम ने घेर लिया होता है। अब गुइस वहां पर आता है और बड़े ही आराम से स्ट्रेच करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर टाइनानी गुस्से से कहता है तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया? जिस पर गुइस इससे कहता है डरो नहीं। साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है मैं जल्दी से तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। अब फिर से इन दोनों टीम्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट को देखते हुए जिया, जो कि जख्मी हालत में होती है, वो भी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कब कोई इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि जिया वो तो खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। लुओ फेंग की टीम के लिए नाइन्थ प्रिंसेस की टीम के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो टीम इन पर भारी बढ़ जाती है और बड़ी आसानी से लीडर होंग, वॉरियर ली शान, टाइनानी और ओगियो को घुटनों पर ले आती है। गुइस और इसकी पूरी टीम लोगों को मारने के लिए रेडी होती है और वहीं दूसरी तरफ वॉरियर ली शान आसमान को देखते हुए कुछ सोच रहे होते हैं और फिर लीडर होंग से कहते हैं
मेरे पास एक प्लान है। उन्हें आपस में बात करता हुआ देखकर गुइस भी समझ जाता है और अपनी टीम से कहता है वो लोग टेलीकम्युनिकेशन को यूज करते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, इन लोगों को सांस लेने का टाइम भी मत देना। गुइस की टीम आगे बढ़ती है और दोबारा से इन लोगों पर हमला करने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि वॉरियर ली शन और लीडर होंग इन लोगों को उलझाकर वहां से आसमान की तरफ भागने लगते हैं। ये देखते हुए उनकी टीम का एक मेंबर कहता है तुम लोग ऊपर की तरफ भागना चाहते हो, कितने बेवकूफ हो। फिर वो लीडर होंग और वॉरियर ली शन का पीछा करने लगते हैं और उनसे कहते हैं थंडरविंड वैली की ऊपर वाली हवा में ट्रिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट है, वो पलक झपकते ही तुम लोगों को राख कर देगा। ये सुनने के बावजूद भी लीडर होंग और वॉरियर ली शन नहीं रुकते और इसी के साथ साथ ओगियो और टाई नानी भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। लेकिन नाइन्थ प्रिंसेस की टीम ये देखकर पीछे ही रुक जाती है, क्योंकि वो लोग इन्हें मारने के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लीडर होंग तेजी से ऊपर आसमान की तरफ जाते हुए कहते हैं थर्ड ब्रदर अभी तक वापस नहीं आए, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं। अभी वो ये बोल ही रोते हैं कि तभी एक ठंडर उनके ऊपर गिरता है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी डोमेन्स की छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और फिर उस ठंडर को सीधा उनकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ये देखकर वॉरियर ली शन एक फॉर्मेशन बनाते हैं और लीडर होंग की डोमेन्स में से जो करंट आ रहा है सीधा उन्हें अपनी फॉर्मेशन के अंदर ले लेते हैं। उनकी ये फॉर्मेशन उनके आर्मर के साथ भी कनेक्टेड थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा जोरदार करंट के झटके लग रहे होते हैं और ये सारा करंट उनकी बॉडी के अंदर भी फ्लो करने लगता है। गुइस और उसकी पूरी टीम ये देखकर हैरान हो रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। टाइन हानी और ओगियो उनको ये करते हुए प्रोटेक्ट करने लगते हैं कि कहीं गुइस की ये टीम उनको आकर रोकने ना लगे। हम देखते हैं कि इस ठंडर की पावर बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वॉरियर ली शन की आंखों में भी ये ठंडर देखा जा सकता है और इसकी इतनी ज्यादा पावर की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। इस पेन को बर्दाश्त करते हुए वो हमें बताते हैं ये लीटिंग वर्ल्ड एक ऐसी स्पेस है जिसे कि वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर के थ्रू क्रिएट किया गया है और ये ठंडर ईगल और इस आसमान में जितनी भी लाइटनिंग है वो सभी एक्चुअली वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर की क्रिएशन है। उस ठंडर ईगल की इलेक्ट्रिसिटी से हिट होने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी और इस लाइटनिंग की पावर सेम है और इसी वजह से अब मैं इस ठंडर की एनर्जी मोमेंटम को समझ सकता हूँ। शायद इस बार मैं वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर की लाइटनिंग पावर को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। ये कहते हुए वॉरियर ली शन अपनी पूरी जान लगा देते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक क्रिएट करने में। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंडर पावर इकट्ठा होकर एक बड़ी सी बॉल की शेप ले लेती है। नाकामिंग क्लैन लीडर जिया, गुइस और बाकी सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन ओगियो और टाई नानी भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब इससे पहले कि हमें ये मालूम हो पाता कि वॉरियर ली शन इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं कि तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है।